ज़्यादातर साइंटिफिक कंसेप्ट ऐसे है कि जिनमें हमने पहले कुछ होते हुए देखा है और बाद में उसका मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया है। जैसे कि न्यूटन ने सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा और ग्रेविटी का मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया। लेकिन ब्लैक होल्स ऐसे कुछ गिने चुने साइंटिफिक कंसेप्ट में आता है कि जिनको देखने से पहले उनका मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया गया। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ब्लैक होल से काफ़ी रिसेंट कंसेप्ट है, यह ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 साल पुराना होगा। और बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ही है जिन्होंने ब्लैक होल्स के कंसेप्ट को लाया है। हाँ, स्टीफन हॉकिंस के दौर में ब्लैक होल्स की खोज की गई और उनकी जितनी रिसर्च ब्लैक होल्स पर किसी और ने नहीं की। लेकिन ब्लैक होल एक कंसेप्ट लगभग 250 साल पुराना है। साल 1783 में कैम्ब्रिज के जॉन मिशेल ने ब्लैक होल्स के कंसेप्ट को पहली बार अपने पेपर में प्रेजेंट किया। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लैक होल्स का मैथमेटिकल मॉडल और बीच के वक्त में ब्लैक होल्स पर रिसर्च क्यों नहीं की गई, इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे। ये स्टोरी शुरू होती है न्यूटन के साथ। न्यूटन का नाम बहुत ही नामी साइंटिस्ट में लिया जाता है। न्यूटन ने अपने ज़माने में बहुत सारे लॉज लिखे और बुक्स भी लिखी। न्यूटन की ग्रेविटी की थ्योरी को बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिवोल्यूशनरी माना जाता है। न्यूटन ने ऑप्टिक्स के नाम से लाइट पर बुक लिखी। उस समय लाइट के रिगार्डिंग दो थ्योरीज थी, एक कॉर्पस्कुलर की और एक हाइजेंस की। कॉर्पस्कुलर के अनुसार लाइट बहुत ही छोटे और हल्के पार्टिकल से बनी हुई स्ट्रीम होती है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, जबकि हाइजेंस के अनुसार लाइट एक वेव है। जहाँ की लाइट की पार्टिकल थ्योरी रिफ्लेक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट जैसे फेनोमेनन्स को एक्सप्लेन करती थी, वही लाइट की वेव थ्योरी इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन जैसे। लेकिन न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर की थ्योरी को सही माना और अपने बुक में लाइट को एज अ पार्टिकल कंसिडर किया। न्यूटन का ओहदा उस जमाने में बहुत ही बड़ा था और न्यूटन ने अपने बुक में लाइट को पार्टिकल कंसिडर करके बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, जैसे कि हमें लाइट दिखती क्यों है, लाइट के डिफरेंट कलर्स क्यों होते हैं। इस वजह से लाइट की पार्टिकल थ्योरी को लाइट की वेव थ्योरी से अपर हैंड मिला। उस जमाने में लोग मानते थे कि लाइट की स्पीड इन्फाइनाइट है। भले ही लाइट के पार्टिकल्स का कुछ मास हो, लेकिन उनकी स्पीड इन्फाइनाइट होने की वजह से ग्रेविटी लाइट पर अफेक्ट ही नहीं कर सकती। लेकिन बाद में रोमर ने 1676 में एक एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि लाइट की स्पीड इन्फाइनाइट नहीं बल्कि फाइनाइट है, और उन्होंने लाइट की स्पीड 2,20,000 किलोमीटर पर सेकंड इतनी बताई। हालांकि हम अभी जानते हैं कि लाइट की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इतनी है, लेकिन उस जमाने में इतने ज़्यादा एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तो इतना एरर आना तो लाजमी है। अब हम थोड़ा सा ग्रेविटी पर चर्चा करते हैं। अगर हमें कोई रॉकेट धरती से अंतरिक्ष में भेजना हो तो उसकी मिनिमम स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इतनी होनी ही चाहिए, जिसे हम अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अगर रॉकेट की स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम रही तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। यह एस्केप वेलोसिटी हमने इस फॉर्मूला से निकाली है। अगर हम इस फॉर्मूला की मदद से सन की एस्केप वेलोसिटी निकालें तो वो लगभग इतनी आती है। अब हम एक स्टार कंसिडर करते हैं कि जिसका मास सन से 10 गुना है और रेडियस सिर्फ 10 किलोमीटर इतनी है, तो इसकी एस्केप वेलोसिटी लगभग इतनी आती है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा है। यही जॉन मिशेल ने अपने पेपर में एक्सप्लेन किया है। उन्होंने बताया कि कोई स्टार है जो कि इतना हेवी और इतना कॉम्पैक्ट हो कि उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाए कि उसके स्टार के सरफेस से इमिट होने वाली लाइट भी उस ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप ना कर सके। ऐसे स्टार्स को हम आज के दौर में ब्लैक होल्स कहते हैं। लेकिन ब्लैक होल्स तारों के मरने के बाद तैयार होते हैं। जॉन मिशेल ने यह भी बताया कि उन तारों से लाइट एस्केप नहीं हो सकती, इस वजह से हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन उनके पास ग्रेविटेशनल फील्ड होने की वजह से हम उन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे बहुत सारे तारे ऑलरेडी ब्रह्मांड में होने चाहिए। बाद में ब्लैक होल्स के कंसेप्ट को रशियन फिजिसिस्ट लैप्लास ने भी अपने बुक्स के शुरुआती के एडिशंस में शोकेस किया है। बाद में 19वीं सदी तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन 19वीं सदी में एक ट्विस्ट आया। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी प्रपोज की और उन्होंने लाइट को एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिडर करके बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। और तब लोगों को ऐसा लगने लगा कि लाइट को एज अ वेव कंसिडर करके हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस बार लाइट की वेव थ्योरी को लाइट की पार्टिकल थ्योरी से अपर हैंड मिला। लेकिन उस समय को लोगों को पता नहीं था कि वेव्स पर ग्रेविटी अफेक्ट करती है या नहीं। इस वजह से ब्लैक होल्स के कंसेप्ट को ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन 20वीं सदी में और एक बार ट्विस्ट आया। द ग्रेट जायंट फिजिसिस्ट आइंस्टाइन ने लाइट की क्वांटम थ्योरी प्रपोज की और उन्होंने बताया कि लाइट दोनों है, लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी। और उन्होंने ये भी बताया कि ग्रेविटी लाइट पर अफेक्ट करती है, लेकिन उन्होंने कभी सिंगुलरिटी यानी ब्लैक होल्स के कंसेप्ट को नहीं माना। और इसी वजह से फिजिक्स की दुनिया में माना जाता है कि जिस चीज़ ने आइंस्टाइन को अपने जीवन के आखिरी दिनों में बदनाम किया, उसी चीज़ की वजह से स्टीफन हॉकिंस का इस दुनिया में नाम हुआ है, जिसे हम ब्लैक होल्स कहते हैं।
तो बस आज की इस ब्लैक होल्स के सफर में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते रहिए परम पूज्य न्यूटन बाबा की जय।